कुछ देर बाद दोनों भावेश जी के घर पहुंचे। अंश ने सोना का सीट निकाला और उसे गाड़ी से बाहर आने में मदद की। अंश सोना को गोद में उठाने वाला था, तभी सोना ने उसे हाथ दिखाकर मना किया। अंश ने उसे इग्नोर किया और गोद में उठा के अंदर गया। सोना फिर से हैरान हो गई। आज इस राक्षस को हुआ क्या है? आदित्य और मीरा जो पुलिस स्टेशन के लिए निकल रहे थे, दोनों को देखकर हैरान हो गए। सोना, मीरा ने हैरानी से कहा। सोना उन्हें देखने लगी। उसने अंश को आंखों से इशारा किया कि वो अब उसे नीचे उतार दे, लेकिन अंश ने उसे नासमझ की नज़र में देखा। मीरा और आदित्य दोनों को ऐसे देखकर एक दूसरे को देखने लगे। दी, आप ठीक हैं ना? आदित्य उसके पास आते हुए बोला। मीरा भी उनके पास आ गई। सोना अंश के बाहों से उतरने के लिए कसम सा रही थी। अंश ने उसे ऐसे देखा तो इरिटेट होके उसके पैरों पर खड़ा किया। सोना खड़ी हुई, लेकिन अंश के हाथ को पकड़े रखा था। उसे अभी भी कमजोरी महसूस हो रही थी। आदित्य उसका दूसरा हाथ पकड़ के बोला, दी आप ठीक हैं ना? आपको क्या हुआ? आपका हाथ गर्म क्यों है? आदित्य ने एक बार में सब पूछा। सोना ने अंश का हाथ छोड़ दिया और आदित्य के हाथ को पकड़ लिया। ठीक है छोटे, बस थोड़ा बुखार था। अब हम ठीक है, सोना ने कहा और मीरा को देखने लगी। सब लोग उनके पास आ गए। दादी ने सोना को देखा तो इसको गले से लगा लिया। तुम कहाँ थी मेरी बच्ची? पता है हम कितने परेशान हो गए थे, दादी ने इमोशन होके कहा। सोना उनसे दूर हुई और सबसे मिली। सब उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। अंश बस वहां खड़ा होके उन सब को देख रहा था। कबीर ने उसे ऐसे देखा तो वो उसके पास आ गया। रायजादा साहब, आप सोना के साथ क्या कर रहे हैं? कबीर के ऐसा कहते ही सबने अंश को देखा। सब अंश को भूल ही गए थे। आदित्य जो सोना को देखकर खुश था, उसने अंश को देखा तो उसकी खुशी गायब हो गई। अंश ने देखा सब उसे घूर रहे थे। उसने अपना गला साफ किया और कहा, सोना कल मेरे साथ घर पर थी। अच्छा, इसलिए दी की तबीयत खराब है? आदित्य ने थोड़े गुस्से से कहा। सब उसकी बात सुन के हैरान हो गए। मीरा ने उसका हाथ पकड़ के आगे बोलने से रोक दिया। मीरा अंश को देखते हुए बोली, छोटे साहब आपको हमारी बेटी से दूर रहना चाहिए। हम नहीं चाहते आपके वजह से उसे कोई तकलीफ हो। आपने पहले ही उसे बहुत तकलीफ दी है। दूर रहेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, उसने ने गोविंद से कहा और अपना हाथ हटा लिया। मीरा की बात सुन के अंश की मुंडी कस गई। उसने एक नज़र सोना को देखा और फिर वहां से गुस्से में चला गया। सब उसे जाते देखकर नॉर्मल हो गए। मीरा ने सोना के गाल को छूते हुए बोली, सोना, उसने कुछ किया तो नहीं? सब सोना को देखने लगे। सोना ने नहीं में सर हिलाया। ज्यादा देर तक खड़े रहने से उसे अब चक्कर आ रहा था। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उसके कमरे में ले गया। उसने उसे अच्छे से बेड में बिठा दिया और उसका यूं पकड़ के बेड के ऊपर रख दिया। सोना अब लेट गई थी। आदित्य उसके सामने बैठा था। उसने सोना का हाथ फिर से पकड़ लिया। दी, आप उसके साथ क्या कर रही थी? आप जानती हैं ना कि अंश रायजादा कितने खतरनाक हैं? सोना आदित्य को चुप होके देख रही थी। दी, कहीं ऐसा तो नहीं आप उसे चांस देने के बारे में सोच रही हैं? आदित्य थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला। उसे अच्छा नहीं लग रहा था बार बार अंश का सोना को परेशान करना। छोटे, परेशान मत हो, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसलिए ओवर प्रोटेक्टिव भाई बनो। अभी तुम हमसे छोटे हो, इसलिए ज्यादा हमारे बारे में फिक्र मत करो, नहीं तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे, सोना ने मजाक करते हुए कहा। आदित्य ने उसे मुंह बना के देखा। वो अपने भाई को देख रही थी जो इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया था। आदित्य का रंग सोना के जैसे साफ था। दोनों की शकल लगभग एक ही जैसे है। सोना खूबसूरत है तो आदित्य भी बहुत हैंडसम था, बस उसका शरीर दूसरों के मुकाबले थोड़ा कमजोर था। कुछ देर बाद सोना सो गई। इधर बड़ी हवेली में मुंह फुला के बैठे थे। गौतम ने उन्हें अंश के बारे में सब कुछ बता दिया था। दादू के बगल में नीलिमा और पायल बैठे थे। पायल गौतम की पत्नी है, उसकी उम्र लगभग 30 साल है। बहुत ही सुंदर और समझदार। बाऊजी,
आपको बताने वाले थे लेकिन सब गड़बड़ हो गया। नीलिमा राजन सिंह को प्यार से मनाने लगी क्योंकि वो इस समय बच्चों के जैसे लग रहे थे। दादू ने उसकी बात अनसुना कर दिया और चुप ही थे। नीलिमा ने शिवा के तरफ देखा। शिवा ने अपना मुंह बना के कंधा उठा दिया। नीलिमा उन्हें गुस्से से देखने लगी। बाबा, आप नाराज मत होइए। हम अंश को समझाएंगे। हम आपकी बहू से भी बात करेंगे। क्या हुआ अगर उसने शादी को नकार दिया है तो? हम उसे मना के घर लाएंगे। आखिर वो हमारी बहू है, अब तो आप खुश हो जाइए। पायल ने अपनी मीठी सी आवाज में कहा। दादू इसलिए नाराज नहीं है कि अंश ने उन्हें बिना बताए शादी की है। वो इस बात से नाराज हैं कि अंश ने एक बार भी उनको अपनी शादी के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। वो कितने एक्साइटेड थे अपने पोते की शादी के लिए, लेकिन अब सुनने में आ रहा है अंश ने शादी भी कर ली और शादी टूट भी गई। दादू इस बार से बहुत दुखी थे। नीलिमा और पायल ने उन्हें मनाने की कोशिश की। गौतम बस चुपचाप शिवा के पीछे खड़ा था और शिवा चुपचाप बैठा था। कुछ देर बाद, अभी अंश को यहाँ बुलाओ, राजन सिंह ने कड़क आवाज में कहा। हे भगवान, अब क्या होने वाला है, नीलिमा ने मन में सोचा। दोनों दादा पोता एक जैसे जिद्दी हैं। हे भगवान, आप सब संभाल लेना, नीलिमा में ऊपर देखते हुए कहा। पायल ने नीलिमा को ऐसे परेशान होते देखी तो उन्होंने आंखों से इशारा करके सब ठीक होने का कहा। नीलिमा ने अपना सर हिला दिया। शिवा और गौतम अपनी अपनी पत्नियों को ऐसे इशारा करते देख मुंह बना रहे थे। नीलिमा ने अंश को कॉल लगाया। सामने से अंश की आवाज आई। यस मॉम, व्हाट हैपेंड? नीलिमा ने पहले अले को देखा, फिर पायल को और फिर शिवा और गौतम को। उसने अपनी लार निगल लिया। अंश, तुम अभी बड़ी हवेली आओ, नीलिमा ने कहा। अंश ने ओके मॉम कहा और कॉल कट कर दिया। दादू अंश की शादी की सच्चाई सुन के गुस्से में बैठे थे। नीलिमा ने अंश को कॉल करके बड़ी हवेली आने के लिए कहा। दोपहर तक अंश बड़ी हवेली पहुंच गया। दादू अभी भी गुस्से से मुंह फुला के बैठे थे। उन्होंने अपनी छड़ी को दोनों हाथ से पकड़ के अपने सिर पर टिकाया था। उनको देखकर लग रहा था वो आज बहुत गुस्से में है। अंश सबके पास पहुंचा। उसने सबको देखा, देखकर लग रहा था वहां पर कुछ सीरियस मैटर चल रहा हो। सब चुपचाप बैठे थे। नीलिमा अंश से नाराज थी, लेकिन इस वक्त वो अंश को फिक्र के साथ देख रही थी। अंश ने एक नज़र गौतम को देखा। गौतम उसे देखकर दूसरी तरफ देखने लगा। अंश चुपचाप से नीलिमा के पास जाके बैठ गया। उसने आज भी रोज के जैसे काले कपड़े पहना था। पायल अंश को देखकर खुश हो गई, लेकिन अभी सभी लोग थे इसलिए वो कुछ नहीं बोली। मॉम, आपने मुझे बुलाया? अंश नीलिमा को देखते हुए बोला। बहू ने नहीं, हमने तुम्हें बुलाया है। और तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा? दादू की कड़क आवाज आई। अंश उन्हें आंखें छोटी करके देखने लगा। तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? हम तुमसे नाराज हैं। तुमने इतना सब कर लिया और हमें पता भी नहीं है, दादू ने कहा। अंश गौतम को यहाँ देखकर ही समझ गया उन्होंने सब कुछ बता दिया है। आर आप ही तो चाहते थे मैं शादी कर लूं, फिर अब क्या हो गया? अंश ने सपाट मस्त से कहा। उसके हाथ में फोन था जिससे वो खेल रहा था। उसकी बात सुन के सब अंश को गुस्से से देखने लगे। सबको पता था अंश ने किस तरह से सोना से शादी की है। नालायक लड़के, तुमने उससे शादी की और हमें बताया नहीं, और अब सुनने में आ रहा है उसने शादी को ही तोड़ दिया है। तुम उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? अले ने गुस्से से कहा। अंश अपनी मॉम को देखने लगा। गौतम उन दोनों की बात सुन के बीच में बोला, बाबा आप इसको पूछिए कि उस बेचारी लड़की को इसने जबरदस्ती अपने साथ क्यों रखा है। गौतम की बात सुन के राजन सिंह ने उसे घूर के देखा। हम बात कर रहे हैं ना, तुम्हें बीच में किसने बोलने के लिए कहा? राजन सिंह ने जोर से कहा। गौतम ने सॉरी बाबा कहा और चुप हो गया। अंश अभी भी शांत ही था। दादू, अगर आपको और कुछ नहीं बोलना है तो मैं चलता हूँ। मुझे और भी काम है, अंश ने कहा और सोफे से उठ खड़ा हुआ। सब उसे हैरानी से देखने लगे। हमने कहा तुम जा सकते हो? नहीं ना, अले उसे पैनी नज़र से देखते हुए बोले।
अंश वहीं खड़ा रहा। अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, दादू ने अंश को स्टे हुए कहा। अंश वापस से बैठ गया। तुमने उससे जिस तरह से शादी की है, हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन ये भी तो सच है वो तुम्हारी पत्नी है। और अब हम चाहते हैं उससे सारी चीजों के लिए माफी मांगो और अपनी पत्नी को पूरे सम्मान के साथ हमारे घर लेकर आओ, दादू ने उसी टोन में कहा। अंश ने अपनी मुट्ठी कस ली। वो और किसी से माफी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, अंश ने सोचा। अंश के को अब गुस्सा आ रहा था। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि तुम्हें माफी ना मिल पाए। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो हम उसे गोली मार देते, हमें तुमसे बहुत सी उम्मीद थी अंश, लेकिन अब तुमने हमारा सर उस बच्ची के आगे उठाने लायक भी नहीं छोड़ा, दादू ने ये शब्द अंश से निराश होकर कहा और अपना सर हिला दिया। अगर तुमने उससे एक एक चीज की माफी नहीं मांगी तो हम तुम्हें इस परिवार से बेदखल कर देंगे, और जो तुम अभी जिस जगह पर राज करते हो, जिस पोजीशन में हो, उन सब से तुम्हें दूर जाना होगा। अले की बात सुन के अंश की मुट्ठी और कस गई और उसके हाथ की नसें उभर कर दिखने लगी थीं। नीलिमा ने उसे ऐसे देखा तो वो घबरा गई। अंश अपनी जगह से गुस्से में खड़ा हुआ। दादू, ऐसा कभी नहीं हो सकता, अगर आप चाहते हैं कि वो हमारे घर में रहे तो मैं उसे लेकर आऊंगा, लेकिन माफी कभी भी नहीं। मैं उससे कभी माफी नहीं मांगने वाला। अंश दादू के सामने खड़े होकर उनके आंखों में आंखें डालकर बोला। शिवा अपने बेटे की इस हरकत पर गुस्सा हो गए। वो जो अभी तक शांति से बैठकर मजा ले रहे थे, अब उनको भी गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से खड़े हुए और अंश के पास जाकर उसके गाल में एक जोरदार थप्पड़ मारा। कुछ पल के लिए वहां पर सन्नाटा छा गया। नीलिमा और पायल अपनी जगह पर खड़े हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबा से बदतमीजी करने की? अभी के अभी बाबा से माफी मांग, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, शिवा ने गुस्से से अंश के मुंह पर चिल्लाते हुए कहा। नीलिमा दोनों को देखकर परेशान हो गई। शिवा की सांसें तेज हो गईं। गौतम ने उन्हें ऐसे देखा तो वो शिवा के पास आ गए और उसे शांत करने लगे। बड़े भैया, आप शांत हो जाइए, ऐसा कहते हुए वो शिवा के सीने को सहलाने लगे। अंश का सिर एक तरफ झुक गया था, उसके गाल पर थप्पड़ के लाल निशान बन गए। उसके दोनों हाथ मुट्ठी में कस गए थे। अंश ने हाथ की नसें उभर कर दिखने लगीं। अंश की आंखों से आग निकल रही थी। अगर शिवा के जगह कोई और होता तो अब तक वो मौत के घाट उतर जाता। पायल अपने मुंह में हाथ रखकर उन सबको देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। नीलिमा भी अंश को आंखों में नमी के साथ देख रही थी। राजन सिंह गुस्से से बैठे थे। उन्हें अंश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम अपनी तमीज भूल गए हो अंश, हम तुमसे बहुत निराश हैं। अब जब तक तुम सब कुछ ठीक नहीं कर देते तब तक हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना, दादू ने गुस्से से अंश को देखा और अपने कमरे में चले गए। अंश अभी भी वही खड़ा था। गौतम शिवा को अपने साथ लेकर उनके कमरे में गए। अब वहां पर बस नीलिमा और पायल ही थे। नीलिमा अंश के पास आई, उन्होंने अंश के बाह को पकड़ना चाहा तो अंश गुस्से से वहां से चला गया। नीलिमा और पायल एक दूसरे को देखने लगे। नीलिमा अपना सिर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। पायल भी उसके पास बैठी थी। दोनों की आंखों में आंसू थे। सोना की तबीयत अब ठीक थी। मीरा उसे नहाने में मदद कर रही थी। सोना का शरीर अभी भी थोड़ा गर्म था। कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर आ गए। मीरा ने सोना को मिरर के सामने बिठा दिया। सोना एक टक मिरर में खुद को देख रही थी। मीरा उसके बाल को सूखा रही थी। सोना, क्या तुम ऐसा कुछ है जो मुझे कुछ बताना चाहती हो? मीरा ने सोना को मिरर से देखते हुए पूछा। सोना उसे मिरर से देखने लगी। अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो वो मुझे बता सकती हो, मीरा सोना के बाल को बांधते हुए बोली। सोना चुपचाप देख रही थी। अंश तुम्हें परेशान कर रहा है? क्या तुम ऐसा कुछ जानती हो जो मुझे भी पता होना चाहिए? हम यहाँ से जाना चाहते हैं, सोना अपना सिर नीचे करके बोली। मीरा उसे हैरानी से देखने लगी। उन्हें लगता है हमने उनकी बहन के साथ बुरा किया, सोना ने आगे कहा। उसके आंखों में आंसू आ गए।
उसने उस फेयरवेल पार्टी का सब कुछ बता दिया जो उसके साथ हुआ था। मीरा सारी बात सुनने के बाद हैरानी से सोना को देखने लगी। तुमने अभी तक से मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? तुम अभी भी मुझे अपना कुछ नहीं समझती, मीरा उदास होते हुए बोली। आंटी प्लीज, हम यहाँ से जाना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज मना मत कीजिए, सोना ने आंसू भरे आंखों से देखते हुए बोली। वो घूम के मीरा के हाथ को पकड़ ली। प्लीज, आप पापा से बात कीजिए ना, हम बस यहाँ से कहीं दूर जाना चाहते हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए, सोना मीरा को मनाते हुए बोली। लेकिन सोना तुम्हारा करियर का क्या, मैं तुम्हें अकेले कहीं जाने नहीं दूंगी, मीरा सोना को समझाते हुए बोली। आप नहीं समझ रही हैं आंटी, अगर हम यहाँ रहें तो आप सबको खतरा हो सकता है। हम छोटे और आकाश का ख्याल रखेंगे। बस आप पापा से बात कर लीजिए। ठीक है, हम सब इंदौर जाएंगे। तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे, ठीक है ना? मीरा सोना के चेहरे को छूते हुए बोली। सोना ने उसका हाथ पकड़ लिया और हाँ में सर हिलाया। इधर अंश बहुत गुस्से से गाड़ी चला रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस हुए थे। उसने पता नहीं कितने रेड सिग्नल तोड़ दिए। वो फुल स्पीड से गाड़ी को भगाए जा रहा था। कुछ मिनट में ही वो एम्पायर पहुंच गया। उसने देखा कुछ एम्प्लॉयज एक जगह इकट्ठा होकर बात करने में लगे थे। अंश उन सबके पीछे खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। कृष भी उसके पीछे खड़ा हो गया। उनमें से एक बोला, यार ये अंश सर का अब ज्यादा हो रहा है, वो कुछ महीनों के बोनस रोक के रखे हैं। अब एक डिपार्टमेंट ने गलती की तो सभी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की बोनस रोकने की कोई जरूरत है। दूसरा बोला, हाँ यार, मैं तो अपनी वाइफ के साथ घूमने जाने वाला था, लेकिन बोनस नहीं मिल रहा है, इसलिए रोज उसकी खींच खींच सुननी पड़ती है। तो अभी मैं तुम्हें छुट्टी पर भेजता हूँ, तुम और तुम्हारी वाइफ अच्छे से मजे करना। उन सब के पीछे से एक गुस्सैल आवाज आई। सब एकदम से चुप हो गए। सबकी आंखें बड़ी हो गईं। यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो अंश की आवाज को पहचान न सके। सबने धीरे धीरे पीछे पलट के देखा। अंश उनके सामने गुस्से से खड़ा था। किसी को अंदाजा नहीं था अंश उनके पीछे है। कृष्ण सबको लंबी छुट्टी पर भेज दो, अंश ने गुस्से से कहा और वहां से चला गया। अंश की बात सुनके सब डर गए। कृष्ण ने उन सबको देखते हुए कहा, तुम सबको और कितना बोनस चाहिए, जबकि तुम सबकी सैलरी ही करोड़ों में है। कृष की बात सुनके सबने अपनी नजरें नीची कर लीं। उन सब का अब कुछ नहीं हो सकता था। कृष ने उन सबको एक बार देखा और अपना सिर हिलाया और चला गया। अंश अपने केबिन में बैठा था। 2 दिन बाद सोना घर के काम में मीरा का हाथ बटा रही थी, क्योंकि आदित्य ने उसे हॉस्पिटल जाने से मना किया था। वो खाने के लिए कुछ सादा सा बना रही थी, क्योंकि घर में सबकी तबीयत खराब हो रही थी। सोना ने सबके हिसाब से सिंपल सा पोहा बनाया था। दादी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और भावेश जी भी अब उम्र के साथ बीमार हो रहे थे। सोना और आदित्य आज शाम की ट्रेन से इंदौर जाने वाले थे। अंश ने भी उसे इन दिनों परेशान नहीं किया था। सब उदास से नाश्ता कर रहे थे। कबीर और मीरा सोना और आदित्य के लिए परेशान थे। कबीर ने इंदौर में दोनों के रहने के लिए इंतजाम कर दिया था। सब नाश्ता करके अपने कमरे में चले गए। सोना और आदित्य हॉस्पिटल जाने वाले थे, क्योंकि सीनियर हॉस्पिटल में रिजाइन देने वाली थी। वो दोनों हॉस्पिटल गए। सीनियर ने सोना को सलाह दी कि वो जॉब न छोड़े और ट्रांसफर ले सकती है। उसकी नई जॉब थी, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 1 वीक में ही वो रिपोर्टिंग दे सकती है। सोना और आदित्य को ये बेहतर लगा, इसलिए दोनों ने हाँ कहा। आदित्य बहुत खुश था कि सोना को अब उसकी जॉब छोड़नी नहीं पड़ेगी। सोना भी खुश थी। रात का वक्त इधर अंश पार्टी में था। अंश का कोई मन नहीं था पार्टी में आने का, लेकिन उसके एक बिजनेस पार्टनर ने पार्टी रखी थी, इसलिए उसे आना पड़ा। अंश के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। उसे देखकर लग रहा था वह कहीं खोया हुआ सा था। उसके साथ रेहान और शौर्य थे। सब टेबल पर बैठकर अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। रेहान मुंह बनाते हुए बोला, भाई आपको नहीं लगता पार्टी थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप का है? मतलब मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ।
उसकी बात सुन के किसी ने कुछ नहीं कहा तो रेहान शौर्य को देखा। शौर्य की नज़र एक लड़की पर थी। वह बार बार उसे ही देख रहा था। रेहान ने जब उसे किसी लड़की को देखते देखा तो अपनी भौहें सिकुड़ ली। रेहान कुछ देर शौर्य को ही देख रहा था। भाई ये सब क्या चल रहा है? रेहान ड्रिंक का एक शिप लेते हुए कहा। शौर्य उसे आंखें छोटी करके देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? शौर्य कंफ्यूज होने का नाटक करते हुए बोला। मैं देख रहा हूं, आपकी नज़र किस पर है? रेहान शरारती अंदाज में बोला तो शौर्य अपना गला साफ करने लगा। रेहान जोर जोर से हंसने लगा। वैसे वो इतनी बुरी भी नहीं है, रेहान उस लड़की को देखते हुए बोला। बस बाल थोड़े लंबे हैं और उसके आंखों पर ये नज़र का चश्मा क्यों है? रेहान उस लड़की को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला। वो लड़की बहुत सुंदर थी। दिखने में लगभग 22-23 साल की थी। उसने एक हाई लेंथ ड्रेस पहना था। उसके बाल कर्ली और लंबे थे। वह अपने हाथ में एक ग्लास लेके खड़ी थी और इधर-उधर देख रही थी। उसके आंखों में चश्मा था और वह सबसे अलग बहुत क्यूट लग रही थी। तभी अंश के पास चुपके से एक आदमी आकर उसके कान में कुछ बताया। अंश उसकी बात सुन के शांत ही था। उसने अपनी नज़र घुमा के इधर-उधर देखा लेकिन उसे देखकर लग रहा था वह बस शांत बैठा है। वह अपनी उंगली से टेबल पर टिक टिक टैप कर रहा था। शौर्य और रेहान उस लड़की के बारे में बात करने में बिजी थे। तभी एक वेटर अंश के कुर्सी से गलती से टकरा गया। वेटर के हाथ का सारा ड्रिंक अंश के ऊपर गिर गया। अंश ने उस वेटर को घूर के देखा। अंश के ऐसे देखने से उस वेटर ने डर के वजह से अपनी लार निगल ली। अंश अपनी जगह से खड़ा हुआ। तभी वहां पर गोली चलने की आवाज आई।